हाँ भाई, लास्ट क्लास में अपन ने लास्ट क्लास में वेक्टर के बारे में बात करी थी। मैंने बोला था कि अपन वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें इस पॉइंट को बोलते हैं अपन टेल और इसको अपन बोलते हैं हेड। ठीक है, मैंने ये बताया था। फिर मैंने ये बताया था कि ये लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। जितनी बड़ी ये लेंथ होगी उतना ही ज्यादा वेक्टर का मैग्नीट्यूड होने वाला है। ये पॉइंट मैंने बताया था। ठीक है, इसके बाद मैंने ये बताया था कि अगर अपन किसी वेक्टर को खुद के ही पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। अगर मैं किसी वेक्टर को खुद के ही पैरेलल शिफ्ट कर देता हूं तो उस वेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये बताया था मैंने। ठीक है, फिर मैंने और क्या बताया था? फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल मेजर करना है तो दोनों वेक्टर की जो टेल है वो क्या करना चाहिए? कोइंसाइड करना चाहिए। या फिर दोनों वेक्टर के जो हेड हैं वो क्या करना चाहिए? कोइंसाइड करना चाहिए। अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो फिर ये वाला एंगल मेजर कर लो, यही क्या कहलाएगा? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ये सारे पॉइंट्स अपन ने देख लिए थे। ठीक है, चल अब देखना, नेक्स्ट हेडिंग है अपनी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये डेफिनेशन लिख लो कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा उस वेक्टर को बोलते हैं अपन यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा उसको अपन बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब देखना यहां पर, जैसे अगर आपके पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, उसका सिंबल
और उसके ऊपर एक एरो लगा होता है, ठीक है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है कि मैं सिर्फ वैल्यू से रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। सिर्फ मुझे वैल्यू से मतलब है, मुझे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है ना। मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या होता है कि हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए। 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर, इस तरह की सिर्फ वैल्यू से मतलब है, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए कि जब अपन मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसका मतलब अपन सिर्फ वैल्यू से मतलब रख रहे हैं, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो उस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करा जाता है ए वेक्टर के मॉड से, ठीक है। किसी भी वेक्टर की अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो तो उस वैल्यू को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, ए वेक्टर बनाया जाता है और उसके आसपास में इस तरह के दो डंडे लगा दिए जाते हैं, इसको बोलते हैं मॉड, ठीक है। ये जो ब्रैकेट अपन ने लगाए हैं इसको बोलते हैं मॉड या मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो अपने पास एक वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। और अगर कोई वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल लिखते हैं और उसके ऊपर इस तरह का एक शेप बना लेते हैं, इसको ऐसा पढ़ते हैं ए कैप, इसको रीड करा जाता है ए कैप। क्या आपको ये बात समझ में आती है? तो ये क्या है, अपना वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। अगर उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूंगा तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कोई एक यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप। किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक यूनिट वेक्टर है। इतना ठीक है? ठीक है। अब देखना, जो यूनिट वेक्टर होता है ना, वो काम क्या आता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर एक्चुअल में किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम आता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर किस काम में आता है? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं अ यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। अब इसके बाद अगर अपन किसी भी वेक्टर के बारे में बात करें, किसी भी वेक्टर के बारे में मैं बात करूं, अगर जैसे मैं ए वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, तो इस वेक्टर के पास दो चीजें होगी। एक होगा इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर के पास क्या चीज होगी, एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और एक होगी इसके पास डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, अगर मैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि इस वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होगा और साथ में एक डायरेक्शन होगी। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहां पर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी वेक्टर होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर की डायरेक्शन,
किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर की डायरेक्शन के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहां से जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। अगर आपको कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप क्या करोगे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, छापो उसको। थोड़ी सी और थ्योरी पढ़ा दूं, उसके बाद फिर मैं इस पे न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। देखना पर क्या होता है कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करा जाता है आई कैप के साथ। सो आई कैप क्या है, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस के along एक यूनिट वेक्टर को लिखना चाहता हूं तो उस यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है j कैप के साथ। तो यहां पर j कैप क्या है, j कैप एक यूनिट वेक्टर है along y एक्सिस। सिमिलरली z एक्सिस के along जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं k कैप। ठीक है, तो k कैप क्या है, k कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि z एक्सिस के along डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो x एक्सिस के along जो यूनिट वेक्टर है उसको बोलते हैं i कैप, y एक्सिस के along जो यूनिट वेक्टर है उसको बोलते हैं j कैप, और z एक्सिस के along जो यूनिट वेक्टर है उसको बोलते हैं k कैप। ठीक है, तो x y z तीनों एक्सिस के along यूनिट वेक्टर को अपन ने देख लिया। ठीक है, और ये तीनों की तीनों यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर होने की वजह से इस वेक्टर का मॉड 1 के बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली जे कैप का मॉड भी 1 के बराबर होना चाहिए और के कैप का मॉड भी 1 के बराबर होना चाहिए। ये बात समझ में आती है ना सभी को? आई कैप का मॉड 1 कैसे लिखा मैंने, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के बराबर होगा। चलो आगे देखिए अपन। हाँ ठीक है, देखना
एक सिंपल सा सवाल कि जैसे एक पार्टिकल है, वो क्या करता है, 2 मीटर एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करता है। एक पार्टिकल है, वो 2 मीटर एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करता है। ठीक है, उसके बाद वो 3 मीटर वाई एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करता है। ठीक है, तो आपको उसके डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, फिर मैं समझाता हूं। देखो यहां पर उन लोगों ने क्वेश्चन में क्या बोला है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग 2 मीटर चल रहा है। अगर मुझे इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं बोलूंगा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर के बराबर है, उसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर के बराबर है, और डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो साथ में मैं लिखूंगा आई कैप। आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 2 मीटर चल चुका है। तो मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। बात समझ में आई? फिर अगर अपन दूसरे पार्ट को देखें तो पार्टिकल 3 मीटर चल रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, तो उसके इस डिस्प्लेसमेंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा 3, और वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो अपन लिखेंगे जे क्या। पहला डिस्प्लेसमेंट ये, दूसरा डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर का, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर फॉर्म के अंदर ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म के अंदर। अब सुनना मेरी बात, जैसे ये मैंने एक्स एक्सिस बना लिया और ये मैंने वाई एक्सिस बना लिया, ठीक है, तो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग पहले 2 मीटर चलता है, फिर वाई एक्सिस के अलोंग वो 3 मीटर चलता है, वाई एक्सिस के अलोंग वो 3 मीटर चलता है। ठीक है, अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट को ऐसा कर दिया। अगर अपने को निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगी डिस्प्लेसमेंट को। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से ये वाली लेंथ आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाया सिंपली। ठीक है, अब देखना अपन ने एग्जैक्टली करा क्या है। अपन ने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई वाले के साथ जो टर्म लिखी थी ना उसका स्क्वायर करा, प्लस जे वाले के साथ जो टर्म लिखी थी उसको स्क्वायर करा और रूट ले लिया। तो अगर अपने को वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड निकालना है सिर्फ, अगर अपने को इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो अपन क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब मैं 2-3 एग्जांपल और बताता हूं, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि एक पार्टिकल जो है
एक पार्टिकल पहले 4 मीटर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चला, फिर वो 2 मीटर वाई एक्सिस के अलॉन्ग चला, फिर वो 3 मीटर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चला, फिर वो 1 मीटर माइनस का वाई एक्सिस के अलॉन्ग चला। आपको इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आपको इस पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। अगर अपने को टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो यहां पर अपन देखो पहला डिस्प्लेसमेंट लिखो 4 मीटर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है मतलब आई कैप, फिर 2 मीटर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो वो आ जाएगा जे कैप, फिर 3 मीटर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो आई कैप, फिर 1 मीटर माइनस वाई एक्सिस मतलब माइनस जे कैप। इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के बाद ये 4i लिखा हुआ है, ये 3i लिखा हुआ है, तो कुल मिला के 7i हो जाएगा, ये हो जाएगा 7i कैप। ये 2j लिखा हुआ है, ये माइनस का 1j लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1j के बराबर, ठीक है। i वाले जो थे उनको ऐड कर दिया, जो j वाले थे उनको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप सिंपली अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इससे निकाल सकते हैं। कुछ समझ में आया, कुछ आइडिया लगा कि क्या कर रहे हैं अपन? हाँ, जितने भी डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहे हैं उनको पहले आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिख लिया। लिख लेने के बाद उनको है ना, जो आई वाली टर्म थी उनको सिंप्लीफाई कर दिया, जे वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उससे अपन क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यही काम अगर मैं ग्राफिकली करने की कोशिश करता कि पहले मैं 4 मीटर चला, फिर मैं 2 मीटर चला, फिर मैं 3 मीटर चला, तो उसको निकालने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती। यहां पर इजीली आ जाएगा, कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। छापो उसको। देखना पर अगर अपने पास कोई वेक्टर है ना,
जो कि आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। और इस वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो मैग्नीट्यूड अपन इस तरह से निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आपके पास कोई वेक्टर है जो कि आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वेक्टर सिर्फ आई और जे के फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर वेक्टर सिर्फ आई और जे के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये सी वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। नोट कर सकते हो उसको। अभी भी किसी को डाउट है क्या इसमें? देखना, जैसे मैं आपको बोल दूं कि अपने पास एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, क्या आप इस वेक्टर का मॉड निकाल सकते हो? सिंपल, अभी जो फॉर्मूला बना है उससे निकाल लेंगे। किसी भी वेक्टर का अगर अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बोलता हूं कि ए वेक्टर की वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप के बराबर है, और आपको क्या करना है, आपको इस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो कुछ देर पहले अपन ने यूनिट वेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला देखा था। वो फॉर्मूला क्या था कि ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। मैंने कैसे बताया था ये, मैंने बोला था कि अगर आप कोई भी वेक्टर लिखना चाहते हो तो किसी भी वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर की डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को अपन कैसे लिख सकते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर की डायरेक्शन। यहां से ए कैप की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना है अपने को। ए वेक्टर कितना दे रखा है, ये दे रखा है अपने को ए वेक्टर, ठीक है। उसको किससे डिवाइड करना है, मॉड ऑफ ए वेक्टर से डिवाइड करना है। अगर मुझे मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से अपन यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना कुछ खास नहीं है ना।
कॉपी कर लिए? वेक्टर दे रखा है 2j कैप प्लस 4k कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगा, ये खुद 1 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये वाला करा। इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, इसको ए वेक्टर बोल देता हूं मैं, तो ए वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है, जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए वेक्टर का मॉड। ठीक है, ये हो जाने के बाद इन लोगों ने यूनिट वेक्टर भी फाइंड करने का बोला है, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ए वेक्टर कितना दे रखा है 2j कैप प्लस 4k कैप, ये दे रखा है ए वेक्टर, इसको अपन क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ए कैप आ जाएगा, कर सकते हो ना ये। एक वेक्टर दे रखा है 1/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस a k कैप, हमें दे रखा है ये पूरा की पूरा एक यूनिट वेक्टर है।
ए की वैल्यू 2 आ रही है, नहीं 1/√2 आएगा। अरे सिंपल सी बात है ना कि आपको दे रखा है कि एक यूनिट वेक्टर है। अगर ये एक यूनिट वेक्टर है दैट मीन्स कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होना चाहिए। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। ये जो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस a² इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, 1 के बराबर ही आ जाएगा। 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2। यहां से a² की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/2, 1/2 के बराबर हो जाएगा। a की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ठीक है, इस तरह के सवाल कर लोगे ना? ठीक है, इसके बाद छोटा सा टॉपिक, अगर मैं किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, ये देखने वाले हैं। ठीक है, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना कि हम यहां पर कर क्या रहे हैं। हम किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अपने पास यहां पर एक वेक्टर है, यहां पर मैंने एक वेक्टर बना लिया। ठीक है, इस वेक्टर का नाम दे दिया ए वेक्टर। अगर मैं इस वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं ए वेक्टर को मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं ए वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा जिसकी डायरेक्शन पुराने वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगी। पुराने वाले वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इस वेक्टर की होगी। बस फर्क क्या होगा कि इस वेक्टर की जो लेंथ है वो पुराने वेक्टर की 5 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हो तो वेक्टर की डायरेक्शन वही की वही रहती है, लेकिन जो लेंथ है वो उतने ही अमाउंट से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर 5 से मल्टीप्लाई करा तो जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 5 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने किसी वेक्टर को, जैसे यहां पर मैंने एक वेक्टर बना लिया बी वेक्टर, इस बी वेक्टर को अगर मैं -5 से मल्टीप्लाई करता हूं
इस बी वेक्टर को मैं क्या कर रहा हूं, -5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो होगा क्या, नेगेटिव नंबर से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और साथ में यहां पर जो लेंथ है वो 5 गुना बढ़ जाएगी। 5 से मल्टीप्लाई करा है तो लेंथ 5 गुना से बढ़ जाएगी, और नेगेटिव है तो वेक्टर की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आता है? हाँ, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर की डायरेक्शन वही की वही रहती है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। इसके बाद अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा है तो 5 गुना लेंथ हो जाएगी। यहां पर भी अपन ने 5 से मल्टीप्लाई करा है तो लेंथ क्या हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हाँ, तुम लोग की पैकेज रेडी है, डिफरेंशिएशन और वेक्टर का जो पैकेज है वो रेडी है, तो तुम वो कोचिंग से ले सकते हो। ठीक है, डिफरेंशिएशन और वेक्टर दोनों का पैकेज प्रिंट हो चुका है, कोचिंग से ले आना। नेक्स्ट हेडिंग देखना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखना जैसे आपके पास एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर, अपने पास एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, और यहां पर अपने को दे रखा है बी वेक्टर। ठीक है, हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करने के बाद नया वेक्टर कैसा दिखेगा, हमें ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। क्या? ग्राफिकली रिप्रेजेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर अपन ऐड करते हैं तो नया वाला वेक्टर कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है देखना। जैसे अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है ट्राइंगल लॉ की हेल्प से, तो ट्राइंगल लॉ ये बोलता है कि आप क्या करो, एक वेक्टर को तो एज इट इज रखे रहने दो। जो पहला वेक्टर है ना उसको तो क्या करना है, एज इट इज फिक्स कर देना है। इसको फिक्स करने के बाद तो दूसरे वेक्टर को खुद के ही पैरेलल शिफ्ट करो और इस तरह से शिफ्ट करो ताकि इसकी टेल दूसरे के हेड पे कोइंसाइड कर जाए। क्या बताया मैंने कि एक को तो क्या करना है, अपने को फिक्स रखना है, और दूसरे वेक्टर को खुद के ही पैरेलल इस तरह से शिफ्ट करना है ताकि इसकी टेल उसके हेड पे जाके कोइंसाइड कर जाए। तो बी वेक्टर की जो टेल है वो इसके हेड पे कोइंसाइड करना चाहिए। इतना कर लिया अपन ने। ये करने के बाद
आपको क्या करना है कि जो स्टार्टिंग बिल्कुल पॉइंट था और जो बिल्कुल एंडिंग वाला पॉइंट होगा, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। ठीक है, ये ट्राई करो तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा। देखो, एक वेक्टर को तो फिक्स रखेंगे, तो यहां पर ए वेक्टर को तो फिक्स रखा, बी वेक्टर को इस तरह से पैरेलल शिफ्ट करा ताकि उसकी टेल इसके हेड पे आके कोइंसाइड कर जाए। पैरेलल शिफ्ट करा ताकि इसकी टेल इसके हेड पे जाके कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट लेंगे, फाइनल पॉइंट लेंगे और इनिशियल से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, है ना। इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करा तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को।
बना लिया? ए वेक्टर तो एज इट इज रहने दिया, ठीक है। बी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करा ताकि उसकी टेल इसके हेड पे जाके कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। बी की टेल उसके हेड पे कोइंसाइड कर जाए, इस तरीके से अपन ने शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट देखो, फाइनल पॉइंट देखो, दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। पार्थ, सर अपन हर बार बी वेक्टर को ही क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, ए को क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हैं? चाहो तो उसको भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को फिक्स रखना है। ओके सर। किसी भी एक वेक्टर को फिक्स रखो, दूसरे को शिफ्ट कर दो। अच्छा, इसमें कंफर्टेबल सभी? ठीक है। अब अगर आपको वेक्टर एडिशन आ गया तो आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन अपने आप कर सकते हो। वेक्टर एडिशन अगर आपको आ गया तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन अपने आप अपन कर सकते हैं। कैसे, ये समझते हैं अपन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन अलग से कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। जैसे मुझे अब क्या करना है, मुझे ए वेक्टर दे रखा है ऐसा, ठीक है, और बी वेक्टर दे रखा है ऐसा। मुझे निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मुझे क्या करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो क्या मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर। इसको अपन ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर को, ए वेक्टर को और माइनस का बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। इस वेक्टर को और इस वेक्टर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब ए वेक्टर तो मैंने एज इट इज बना लिया, ये हो गया ए वेक्टर। माइनस का बी वेक्टर को कैसे बनाऊंगा मैं, बी वेक्टर अगर आगे पॉइंट कर रहा है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, है ना। तो क्या ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा माइनस का बी वेक्टर को? ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर का सम। अगर मैं इनिशियल से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे पता चल जाएगा ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर का सम, मतलब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का सम, और इसका सम ही एक तरह से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है, ठीक है। छात्र कुछ और एग्जांपल करते हैं अपन।
बना लिया डायग्राम? ठीक है, देखो इसको मैं पहले तो ऐसे लिख लूंगा, ए वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर का सम। इसके बाद ए वेक्टर को तो ऐसे ही रहने दो, बी वेक्टर में माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं तो वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, वो वेक्टर ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। अब क्या करेंगे, इसकी टेल को इसके हेड पे कोइंसाइड करा देंगे। ये करा था सभी ने, पहले तो बी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर की तरफ वेक्टर आया। ये वेक्टर आने के बाद हमें क्या करना है, इसकी टेल को उसके हेड पे रखना है, उसकी टेल को उसके हेड पे रख दिया। रखने के बाद ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ए वेक्टर और ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस का बी वेक्टर। अगर अपन इनिशियल से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर और इस वेक्टर का सम। मतलब ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा समझ में आई है? ठीक है, कॉपी करो उसको। अगली क्लास में थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे इस पे, है ना, ट्रायंगल लॉ पे। और क्या है ना, ये जो भी अपन पढ़ रहे हैं ये कोई चैप्टर है नहीं, ये सिर्फ वो छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आगे चैप्टर में यूज होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे तुम मतलब तुम्हें बहुत सारे सवाल करा पाऊंगा कि हाँ यार ये सवाल वो सवाल, तुम्हें कॉन्सेप्ट पकड़ते जाना है बस। वो कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे। ठीक है, क्लास खत्म करें अपन? चलो बाय बाय। और पैकेज ले रहे हैं हम, पैकेज है ना, वेक्टर और डिफरेंशिएशन।